पाठ 8 बीज से बीज तक। बीज से बीज तक इंग्लिश में बोलते हैं सीड, SEED सीड। बीज कहाँ कहाँ। सलमा की अम्मी सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। सलमा उनको एक एक भिंडी पकड़ रही थी, एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। सलमा भिंडियों की कटी हुई नोक को कभी अपने माथे पर चिपकाती तो कभी अपने हाथ पर चिपकाती तो कभी माथे पर। उसके लिए एक यह खेल हो गया था। इस बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा यह तो पकी हुई है, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा, अम्मी जान भिंडी में इतने सारे बीज कहाँ से आए। अम्मी, बीज तो पराई हर फल और सब्जी में होते हैं। सलमा, अम्मी तो क्या हम बीजों को भी खाते हैं। अम्मी, हाँ, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि बीज ही तो हैं। भिंडी के बीजों का रंग व आकार कैसा होता है। भिंडी के बीजों का आकार गोल होता है और इनका रंग भूरा काला होता है। 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनके बीजों का आकार चपटा होता है। घिया, कद्दू, करेला। दी गई सूची में खाए जाने वाले बीजों पर सही का निशान लगाओ। गेहूँ, आलू, प्याज, बाजरा, मक्का, अदरक, मूली, चावल। तो गेहूँ, आलू, बाजरा, मक्का, चावल इन्हें हम खाते हैं। तो हमने इनके अलावा और कौन सी बीज खाए हैं। काजू, बादाम, काली मिर्च, सौंफ, जीरा। खाने के अलावा बीजों का प्रयोग हम किन किन कामों में किया जाता है। खाने के अलावा बीजों का प्रयोग फसल उगाने में, वनस्पति तेल बनाने में, दवाइयाँ, शैम्पू बनाने में किया जाता है। अब ये देख लें फल का नाम, बीज का आकार और क्या बीजों को गिन सकते हैं। तो जैसे सेब है, बीज का आकार चपटा होता है और क्या बीजों को गिन सकते हैं, हाँ। लेकिन पपीते के बीजों को गिन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होते हैं और गोल गोल होते हैं। ये देख लें। आप आगे बढ़ें। बीज से पौधे तक का सफ़र। बीज से पौधे तक का सफ़र, सीड प्लांट बन जाता है। इसका यात्रा देख लें आप। गोप्पू के स्कूल में नीम का पौधा। गोप्पू के स्कूल में नीम का पौधा देख ले भाई। नीम का पौधा नीचे इन्होंने पौधे अपने आप उगाए, ऑटोमेटिक हुआ, नेचुरली। अगले दिन गोप्पू के अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार नीम की बोड़ियाँ और तुलसी के बीज नीचे गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में उग जाते हैं। चले रामू की बाड़ी में। चले रामू की बाड़ी में। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया और उसमें घिया के कुछ बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए, उनसे बेलें बनी, फिर उन पर फूल लगे और फूलों से फल और अर्थात घिया बनी। रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेत में ही छोड़ देता, पक जाने पर उनके बीज बोने के लिए रख देता। इन बीजों से घिया की पैदावार अच्छी होती। रेगिस्तान भरो, खालिस्तान भरो। अनीता ने कुछ बीज लिए, उसने बीजों को मिट्टी में बो दिया, फिर उसने क्यारी में पानी डाला, सूर्य की गर्मी पाकर बीज उगाए। इन अंकुरित बीजों को देखकर वह खुश हो गई। अंकुरित मूंग की चाट। माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने को कहा। किसकी माँ ने? नैन्सी की माँ ने। नैन्सी ने रात को एक पतीले में मूंग भिगो दिए। अगले दिन प्रातःकाल उसकी माँ ने भिगे हुए मूंग एक गीले सूती कपड़े में लपेट कर रख दिए। 2 दिन बाद नैन्सी ने देखा कि कपड़े में से धागे जैसी कोई चीज़ निकली हुई थी। पूछने पर उसकी माँ ने बताया मूंग अंकुरित हो गई है। नैन्सी बहुत खुश हुई। वह उनसे अपनी मनपसंद चाट बनाएगी। अब ये देख लें वही बीज का नाम। पहला दिन कैसा रहा, दूसरा दिन कैसे रहा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां दिन बीज से पौधे तक का सफ़र। बीज से पौधे तक का सफ़र देख लें वही। सेम का बीज है, इसमें पहला दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फूल गए और तीसरे दिन ऊपरी छिलका फूट गया और चौथा दिन अंकुर निकला, छोटा अंकुर। 5वें दिन अंकुर बड़ा हो गया और 6वां दिन अंकुर और बड़ा हो गया। 7वें दिन अंकुर कपड़े से बाहर आ गया। तो राजमा देख लें, चने देख लें, मूंग देख लें, मोठ देख लें। तो अंकुर, बीज से अंकुर कैसे निकला। बिना बीज के पौधे। एक दिन हरी अपनी दोस्त कृष्ण के घर गया। कृष्ण के घर केले का एक पौधा था जिस पर केले लगे थे। दोनों दोस्त केले में बीज ढूंढने लगे।
बीज न मिलने पर कृष्ण ने दादी से पूछा, केले में बीज तो दिख नहीं रहे। दादी ने बताया, केले में बीज नहीं होते। बढ़िया प्रश्न है भाई, केले में बीज नहीं होते, इसके तने से ही नया पौधा उगता है। इसका तना जमीन में होता है। हरी ने पूछा, क्या और भी पौधे हैं जो बीज के बिना उगते हैं? दादी ने बताया, गन्ना, गुलाल, गुड़हल आदि के पौधे भी बीज के बिना उगाए जाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काटकर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उससे नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दे तो उससे भी पौधा उग जाते हैं। तो इस प्रकार पौधे भी लगाते हैं, बीज की जरूरत नहीं पड़ती। बीज जाएं कहाँ कहाँ? आग के बीज। हम तो हवा में उड़कर बहुत दूर तक जाते हैं, तो आग का बीज हवा में उड़कर जाता है दूर तक। जेंथियम का बीज, मैं तो जानवरों के शरीर के चिपक कर मंजे से घूमता हूँ। सीरस की फलियाँ, हमारी फलियाँ पककर सूख जाती हैं और हम आसपास ही बिखर जाते हैं। गेहूँ के दाने, हाँ, हमें तो पक्षी अपनी चोंच में दबाकर खूब सैर कराते हैं। बीज कहाँ जाएं कहाँ? ऐसे और कौन से पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती? गुलाल, केला। जानवरों के अतिरिक्त और किस चीज़ से चिपक कर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं? हवा के साथ, पक्षियों के द्वारा। आग के बीज किस ऋतु में दिखाई देते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी ऋतु में। तालिका में ऐसे कुछ पौधे नाम जो अलग अलग स्थानों से हमारे देश में आए हैं। तो ये बढ़िया प्रश्न है भाई। हरी मिर्च, आलू, टमाटर दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका नहीं, अमेरिका से। कहाँ से आए हैं? भिंडी, काफ़ी अफ्रीका से आए हैं। गोभी, मटर यूरोप से आए हैं। चाय चीन से आई है भाई, चाय चीन से आई है। सोयाबीन चीन से आया है। और सफ़ेदा ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो ऐसे पौधों के नाम जो विदेश से आए हैं, हमारे देश से नहीं आए। तो यह बता दिया आपको, चाय चीन से, सोयाबीन चीन से, सफ़ेदा ऑस्ट्रेलिया से। हरित क्रांति का जनक अनुवांशिकी वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक में मैक्सिको यानी अमेरिका के गेहूं के बीजों को गेहूं की घरेलू किस्म के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। इन बीजों से देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। स्वामीनाथन के इन अथक प्रयासों की वजह से उन्हें देश में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। गाजर घास। सन 1960 के दशक में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए मैक्सिको से गेहूं की उन्नत किस्म भारत में लाई गई। उसके साथ गाजर घास के बीज भी आ गए। आज ये घास हर तरफ खरपतवार के रूप में फैली है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहाँ और कैसे पेड़? यहाँ मौसम सुहाना है और यहाँ उगने के लिए पेड़ों की शाखाएं लंबी और पत्तियाँ घनी होती है सुहाना मौसम में। और ठंड, यहाँ बहुत ठंड होती है नहीं पहाड़ों पर। तो कैसे उगते हैं पौधे? यहाँ उगने वाले पेड़ लंबे और शंकु आकार के हैं। इनकी पत्तियाँ सुई जैसी नुकीली और पतली होती है। अब देख ले, यहाँ दलदल है समुद्र के पास, पेड़ बहुत लंबे हैं, इनके फल ऊंचाई पर लगते हैं, चारों ओर पानी ही पानी है और मौसम सुहावना है। तो ये समुद्र के आसपास देख लें। और आगे रेगिस्तान में देख ले, रेत वाले क्षेत्र में, यहाँ बहुत गर्मी है, चारों तरफ रेत ही रेत है, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता, पौधों पर पत्तियाँ कम और कांटे अधिक होते हैं। तो रेगिस्तान में देख लो भाई, ये कांटेदार होती हैं फल सब्जियाँ पौधे। अपने आसपास उगने वाले कुछ पेड़ पौधों को देखो, चित्र में दिखाए गए पौधों से उनकी तुलना करो और लिखो कि वे उनमें से किन से मिलते जुलते हैं। हमारे आसपास पीपल, आम, नीम, जामुन, सफेदा इत्यादि के पेड़ उगे हुए हैं। ये पेड़ सुहाने मौसम वाली वनस्पति मेल खाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखो कि रेगिस्तान में जहाँ रेत रहता है, पानी कम होता है, किक्कर, बबूल, खैर, कैक्टस। पहाड़ी इलाकों में उगने वाले पौधे मैदानी भागों में क्यों नहीं दिखते? पहाड़ी प्रदेशों में ठंड अधिक होती है। पहाड़ी प्रदेशों में उगने वाले पौधे जैसे चीड़, देवदार, साड़, फर, सप्रूस इत्यादि गर्म जलवायु प्रदेशों में नहीं उग सकते।
तो ठंडे प्रदेशों में चीड़, देवदार, साड़, फर, सप्रोस। यदि तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाकर रहना पड़े तो तुम्हें वहाँ क्या परेशानियाँ आएंगी? खाने पीने की, मुझे उस स्थान पर मिलने वाले खाने को लेकर परेशानी पैदा हो सकती है। रहने की, नए स्थान और मेरे रहने के अनुकूल जगह मिलने की परेशानी हो सकती है। भाषा की, नए स्थान के लोगों की भाषा को समझने में समस्या आ सकती है। नीचे दिए गए प्रत्येक समूह में जिस पौधे को बिना बीज उगाया जाता है उस पर गोला लगाएं। उसमें भाई जैसे मटर, चना, प्याज बिना बीज के उगाया जाता है। गन्ना और पुदीना। उगाने का तरीका, प्याज के बीज को पहले एक क्यारी में बोया जाता है, फिर उसकी पौध निकलने पर उसे वहाँ से उखाड़कर दूसरी जगह पर लाइनों में बोया जाता है। और गन्ने की बोरियों को मिट्टी में दबा जाता है। पुदीना, मिट्टी को अच्छी तरह से खोद कर पुदीने की जड़ को उसमें बोया जाता है। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले भिन्न प्रकार के बीजों को पहचानो और उनके नाम लिखो। लौंग, इलायची, काली मिर्च और जीरा, धनिया, सौंफ, ये हैं बीज जो रसोई में प्रयोग होते हैं। रिक्त स्थान भरो। बीज के अंकुरण के लिए नमी और वायु की आवश्यकता होती है। नमी आएगा भाई। पानी में डूबे बीज अंकुरित नहीं होते क्योंकि उन्हें वायु नहीं मिल पाती। पौधों की जड़ें जमीन से खनिज, लवण और पानी ग्रहण करती हैं। तना पौधे को खड़ा रखता है। पत्ती आने तक बीज के अंदर नन्हा पौधा अपना भोजन भ्रूणकोश से प्राप्त करता है। मिलान कर लें भाई। नारियल का बीज पानी द्वारा बिखेरते हैं। नारियल का बीज पानी द्वारा बिखेरते हैं। आग का बीज हवा द्वारा बिखरता है। कैर का बीज पक्षियों द्वारा बिखरता है और फलों का बीज मनुष्य द्वारा बिखेरे जाते हैं। चाय का बीज दूसरे देश से लाया जाता है। अब वर्ग पहेली देख लें। आप। बीज में नन्हा पौधा जो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, भ्रूण। बीज में नन्हा पौधा जो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, भ्रूण। बीज उगने का प्रक्रम, अंकुरण। पौधे का वह भाग जो खनिज, लवण तथा पानी लेता है, जड़। बीजों का यहाँ वहाँ फैलना, प्रकीर्ण। हवा में उड़कर बिखेरने वाला बीज, आक। पानी द्वारा प्रकीर्ण, नारियल। बीज का वह भाग जिसमें भोजन इकट्ठा रहता है, भ्रूणपोष। तना, भोजन का सबसे मजबूत भाग जो इसे ज़मीन पर खड़ा रखता है। पौधे का सबसे मजबूत भाग जो इसे ज़मीन पर खड़ा रखता है, तना। छोटे छोटे पौधे जिन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह रोपा जाता है, पौध जैसे धान की पौध। प्रकाश, सूर्य से प्राप्त होता है, उसे पौधे के लिए आवश्यक है।